आप सभी का स्वागत है अपना क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का इटली का एकीकरण। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि किस प्रकार से 1830 की और 1848 ईस्वी की क्रांति फ्रांस में हुई थी। आज हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण के बारे में, यानी इटली का एकीकरण। सबसे पहले समझिए एकीकरण का मतलब होता है क्या। एकीकरण मतलब इटली जो था वो कई छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। तो राज्यों को, इटली के राज्य को एक करने के लिए, यानी राज्यों को एक साथ मिलाने के लिए क्या किए, एकीकरण किए। कैसे किए, एकीकरण, यानी राज्यों को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको गांव है, गांव में 10 घर है, 10 घर अलग अलग है, उसको अगर एक साथ मिला देंगे तो क्या हो गया, एकीकरण हो गया। उसी प्रकार से इटली का एकीकरण यानी एक साथ सभी राज्यों को मिलाना क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। सबसे पहले है इटली जो था, इटली पर किसका अधिकार था, इटली पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों का किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का। किस पर, इटली पर। और इटली की जो राजधानी थी, इटली की राजधानी कहाँ था, रोम। और रोम पर पोप का शासन था। किसका शासन था, पोप का। और पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण है जो उसके नेतृत्व में हो। किसके नेतृत्व में, पोप के नेतृत्व में। लेकिन वो चाहता था कि उस पर किसी का शासन नहीं हो। पोप चाहता था कि इटली का जो एकीकरण है वो हम करें, दूसरा कोई नहीं करे, दूसरा कोई शासक नहीं करे, ताकि पोप क्या हो, वहाँ के आगे चलकर वहाँ के जो सबसे प्रधान है वो बन सके। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। उस समय इटली के 2 राज्य पिडमोंट और सार्डिनिया का क्या हुआ, एकीकरण कर दिया गया था। और इसी समय जो राष्ट्रवादियों द्वारा एक गुप्त दल, क्या चीज़, राष्ट्रीय गुप्त दल का गठन किया गया, जिसे कहते हैं कार्बोनरी। और कार्बोनरी जो था, इसका उद्देश्य छापामार युद्ध करना था। क्या चीज़ था, छापामार, यानी जो राजतंत्र के जो लोग थे उन्हें क्या करना था, उन्हें मारना था। और साथ साथ राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य स्थापित करना था। क्या करना था, राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य स्थापित करना था। किसका, राष्ट्रवादियों का उद्देश्य था, जिसका एक गुप्त दल का गठन किए थे, जिसका नाम था कार्बोनरी। और इसी राष्ट्रीय दल का एक नेता था जिसका नाम था जोसेफ मेजनी। यानी जो राष्ट्रीयता का जो मुख्य नेता था उसका क्या नाम था, जोसेफ मेजनी। मेजनी जो था, इसका भी संबंध कार्बोनरी से था। किसका, मेजनी का संबंध भी किससे था, कार्बोनरी से। और जोसेफ मेजनी जो था वो उत्तरी इटली और मध्य इटली दोनों का क्या करना चाहता था, एकीकरण करना चाहता था। लेकिन उस समय मेटरनिक ने इटली में जो जोसेफ मेजनी द्वारा जो क्रांतिकारी किया जा रहा था, यानी जो आंदोलन किया जा रहा था, उसको क्या किया, मेटरनिक ने दबा दिया। क्या किया, दबा दिया। जिसके कारण मेटरनिक के ये दबाने के कारण क्या हुआ, जोसेफ मेजनी को इटली से क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। यानी पहली बार में मेजनी इटली के एकीकरण में सफल नहीं हो पाया और उसे क्या करना पड़ा, इटली को छोड़कर भागना पड़ा। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जोसेफ मेजनी कौन था। जोसेफ मेजनी के बारे में पूरा डिटेल में। इसके साथ साथ इटली के एकीकरण में पहला तो है नाम जोसेफ मेजनी, उसके बाद है काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं जोसेफ मेजनी के बारे में। तब तक ये सब क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि मेजनी कौन था और मेजनी ने इटली का एकीकरण करने के लिए क्या क्या किया था। तो हम लोग समझते हैं जोसेफ मेजनी कौन था। सबसे पहले जोसेफ मेजनी एक साहित्यकार, विचारक यानी जो अपना विचार, ये बहुत अच्छे विचारक था और योग्य सेनापति था। यानी एक क्या था, सेनापति भी था, विचारक भी था और साहित्यकार भी था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया। किसका स्थापना किया, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। यंग इटली का स्थापना इसलिए किया क्योंकि इटली में जो राष्ट्रीय भावना से लोग प्रेरित थे, उसका जो समर्थन करा था। इसलिए जो चाहते थे कि इटली में राजतंत्र हटकर गणराज्य की स्थापना हो, उसने क्या किया, यंग इटली में शामिल हो गए। और यंग इटली धीरे धीरे क्या होने लगा, जो राष्ट्रवादियों का जो एक संगठन बन गया। कौन, यंग इटली का 1831 ईस्वी में किसने बनाया, मेजनी ने बनाया यंग इटली। और जब यंग इटली का स्थापना हुआ तो धीरे धीरे यह पूरा इटली का क्या किया, एकीकरण में यानी राष्ट्रीय भावना फैलाने में बहुत मदद किया। इसी को देखते हुए मेजनी ने 1800 इसके 3 साल बाद, कितना साल बाद, 3 साल बाद, इसके 3 साल बाद ही मेजनी ने एक क्या किया, 1834 ईस्वी में देखा कि अब इटली में राष्ट्रीय भावना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसको पूरा इटली के साथ साथ
यूरोप के अनेक देशों में फैलाना है, इसीलिए 1834 ईस्वी में उसने यंग यूरोप का भी स्थापना किया। किसका स्थापना किया? यंग यूरोप का। इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना को फैलाना, यानी पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना को फैलाना, ताकि जिसके कारण इटली को क्या हो सके, इटली को एकीकरण करने में आसानी हो सके। जितना ज़्यादा लोग राष्ट्रीय भावना का समर्थन देंगे उतना क्या होगा, इटली के एकीकरण होने में मदद होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद, 1848 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई, इसके बाद मेटरनिख युग का क्या हुआ, अंत हो गया। जब मेटरनिख युग का अंत हुआ, उसी के मेजनी फायदा हम लोग देखे थे कि मेजनी क्या हो चुका था, भाग चुका था। उसी को फायदा उठाकर इटली पर क्या किया, मेजनी ने दोबारा आक्रमण किया और दोबारा आक्रमण करके इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना। गणराज्य मतलब जहाँ पे लोगों का यानी जनता का शासन हो, गणराज्य बनाना चाहता था। उस समय जो इटली का जो सबसे शक्तिशाली राज्य कहिए या कहिए सबसे विकसित राज्य जो था वो कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट। इसलिए मेजनी को लगता था कि अगर हम सार्डिनिया पिडमोंट को अगर अपने एकीकरण करने में अपने साथ कर लें तो क्या होगा, इसको अगर एकीकरण कर लेंगे तो इटली को एकीकरण करने में और आसानी होगा। इसलिए मेजनी ने क्या किया कि सार्डिनिया पिडमोंट के जो राजा था, राजा कौन था? चार्ल्स एडवर्ड। कौन था? चार्ल्स एडवर्ड था। और इसके साथ साथ एक और जो इटली की राजधानी थी रोम, वहाँ पर किसका शासन था? पोप का अधिकार था, यानी पोप का वहाँ शासन था। कुछ समय बाद यह हुआ कि ऑस्ट्रिया द्वारा, किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया द्वारा। जब मेजनी हटा तो फिर कुछ समय बाद ऑस्ट्रिया द्वारा क्या किया गया? आक्रमण कर दिया गया। किस पे? किस पे? सार्डिनिया पिडमोंट पे। क्योंकि जो सार्डिनिया पिडमोंट था ये किसके हिस्से में हो गया था? ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया था। लेकिन जब मेटरनिख युग का अंत हुआ या मेटरनिख का अंत हुआ तो सार्डिनिया क्या हुआ, इटली में मिलने के लिए सब लोग क्या करने लगे? चार्ल्स एडवर्ड के द्वारा एक तरह से कहिए कि उसको उत्साहित करने लगे। इसलिए ऑस्ट्रिया ने फिर क्या किया? आक्रमण कर दिया। किस पर? सार्डिनिया पिडमोंट पर, अपने अधीन करने के लिए। ऑस्ट्रिया सोचा कि अब इस क्या करेंगे, सार्डिनिया पिडमोंट को अपने में मिला लेंगे। लेकिन यहाँ से यह हुआ कि एडवर्ड की हार हुई। किसका हार हो गया? एडवर्ड का हार हो गया। एडवर्ड यानी चार्ल्स एडवर्ड हार गया और सार्डिनिया पिडमोंट का जो किसका अधिकार हो गया? ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। और फिर से मेजनी को क्या हुआ? ऑस्ट्रिया करें सार्डिनिया पिडमोंट छोड़कर भागना पड़ा फिर से। इस प्रकार से मेजनी क्या हुआ? असफल रहा। आगे हम लोग देखेंगे पहला चरण में मेजनी ने बहुत प्रयास किया कि इटली का क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए। लेकिन यह पूर्ण रूप से क्या रहा? कुछ तो एकीकरण कर पाया। देश इटली के लोगों में राष्ट्रीय भावना का जो विकसित कहिए कि एक तरह से विकास कर पाया, लेकिन इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से नहीं कर पाया। अब हम लोग देखेंगे इटली के एकीकरण का दूसरा चरण, जिसमें काउंट काबूर और गैरिबाल्डी द्वारा क्या किया गया? इटली का पूर्ण रूप से एकीकरण किया गया। तब तक इसे आप लोग क्या कर सकते हैं? इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इटली के एकीकरण का दूसरा चरण देखते हैं। पहला चरण में देखें कि मेजनी जो किस प्रकार से 2 बार असफल रहा इटली का एकीकरण करने में। लेकिन मेजनी ने पहली बार इटली के जितना लोग था उसमें राष्ट्रीय भावना का उदय कराया था। इसलिए मुख्य जो पहला जो स्रोत था वो मेजनी ही था इटली में एकीकरण करने के लिए। लेकिन इटली के एकीकरण का दूसरा चरण में यह हुआ कि 1848 ईस्वी तक इटली का एकीकरण क्या रहा था? असफल रहा। यानी मेजनी बहुत प्रयास किया कि इटली के एकीकरण करें, लेकिन वह इटली के एकीकरण करने में असफल रहा। वह क्या रहा? असफल रहा 1848 ईस्वी तक। जानते हैं कि इटली जो था उस पर इटली का जो एक बहुत ज़्यादा विकसित राज्य था वो कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट। और जब सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा था इसके पहले एडवर्ड, वो क्या हो गया? युद्ध में हारा गया। युद्ध में हारने के कारण वहाँ का जो नया शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल जो था, विक्टर इमैनुअल वो राष्ट्रीय विचारधारा का था। कैसा विचारधारा? राष्ट्रीय विचारधारा का। यानी ये भी चाहता था कि जनता का क्या हो? शासन हो। यानी जनता द्वारा जो शासक हो किसके द्वारा चुना जाए? जनता के द्वारा चुना जाए। यानी राष्ट्रीय विचारधारा का था। और विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री जो था वो किससे बनाया? काउंट काबूर को बनाया। किससे बनाया? काउंट काबूर। और हम लोग जानते हैं कि इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख लोग थे। पहला था मेजनी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा कौन है? काउंट काबूर। अब ये जो था इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? काउंट काबूर का ही था। काउंट काबूर कौन था? विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री था। कौन? काउंट काबूर। अब हम लोग समझते हैं काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर ये जो था एक सफल कूटनीतिज्ञ तथा राष्ट्रवादी था। ये भी कैसा था? राष्ट्रवादी, यानी राष्ट्रवाद को ये भी माना करता था। कौन? काउंट काबूर। ये भी मेजनी के विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर इटली के एकीकरण
ये भी इटली का एकीकरण के लिए प्रयास कर रहा था। ये इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा जो बाधा मानता था, सबसे बड़ा बाधा किसे मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। किसका सबसे बड़ा बाधा मानता था? ऑस्ट्रिया को। यानी काउंट कवर को लगता था कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया को क्या करना पड़ेगा? ऑस्ट्रिया की जो शक्ति है उसे कम करना पड़ेगा, यानी उसको ऑस्ट्रिया को कमज़ोर करना पड़ेगा। और जैसे ही ऑस्ट्रिया कमज़ोर होगा तभी क्या होगा? इटली का एकीकरण हो पाएगा। अगर इटली का एकीकरण करना होगा तो सबसे पहले किसका शक्ति को कम करना था? ऑस्ट्रिया को शक्ति को कम करना था। इसीलिए काउंट कवर ने दिमाग लगाया और इसने जो काउंट कवर ने फ्रांस से क्या कर ली? दोस्ती कर ली। सोचा कि अब ऑस्ट्रिया को शक्ति कम करने के लिए हमें जो शक्तिशाली देश था ऑस्ट्रिया के साथ साथ फ्रांस, उससे क्या किया? काउंट कवर ने दोस्ती कर लिया। किससे? फ्रांस से। और फ्रांस से दोस्ती करके और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए क्या किया? फ्रांस से दोस्ती कर लिया। अब यही हुआ 1853-54 में, मात्र 1848 से कितना साल बाद? लगभग 5 से 6 साल बाद 1853-54 में क्रीमिया युद्ध हुआ। किसके बीच? क्रीमिया युद्ध हुआ। फ्रांस और किसके बीच हुआ था क्रीमिया युद्ध? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। किसके? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में क्या हुआ? क्रीमिया युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की ओर से काबूल फ्रांस ने बुलाया भी नहीं। फ्रांस के जो राजा थे, कौन थे राजा? नेपोलियन तृतीय। कौन था फ्रांस का राजा उस समय? नेपोलियन तृतीय। जब क्रीमिया युद्ध हो रहा था 1853-54 में, उस समय फ्रांस के राजा थे नेपोलियन तृतीय थे। नेपोलियन तृतीय ने काबूल के युद्ध में बुलाया भी नहीं कि हमें सहायता करो, लेकिन काबूल ने अपने से यानी खुद से जाकर और क्या किया? फ्रांस का साथ दिया। किसका साथ दिया? फ्रांस का। किसको हराने में? ऑस्ट्रिया को हराने में। क्योंकि काबूल चाहता था कि जो सबसे बड़ी शक्ति है ऑस्ट्रिया, उसको अगर हराना है यानी उसको कमज़ोर करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हराना पड़ेगा। और उसको हराने के लिए ही ना काबूल ने क्या किया था? फ्रांस से दोस्ती कर लिया था, ताकि ऑस्ट्रिया को क्या कर पाए? ऑस्ट्रिया को हरा पाए युद्ध में। और वही हुआ। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में 1853 ईस्वी में क्या हुआ? क्रीमिया युद्ध हुआ। और क्रीमिया युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काबूल ने किसका साथ दिया? फ्रांस का साथ दिया। उस समय फ्रांस के जो राजा थे वो कौन थे? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय जो थे, अब देखिए यहाँ पे यह हुआ कि फ्रांस का राजा या नेपोलियन तृतीय और काबूल भी कहाँ का था? सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल, इनका प्रधानमंत्री था। यानी इनका सेना और इनका सेना, फ्रांस का सेना, दोनों ने मिलकर किससे युद्ध लड़ा? ऑस्ट्रिया से लड़ा। और जब ऑस्ट्रिया से लड़ा तो इसमें यह हुआ कि फ्रांस और जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो प्रधानमंत्री थे काउंट काबूल, इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रिया को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। किस हरा दिया? ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया। तो एग्जाम में पूछता है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो 1853-54 ईस्वी में। क्रीमिया की युद्ध जो था किसके बीच में हुआ? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ। अब बताइए क्रीमिया के युद्ध में किससे विजय हुआ? तो इसमें जो जीता था वो कौन सा देश जीता? फ्रांस जीता। और फ्रांस का सपोर्ट कौन कर रहा था? काउंट काबूल कर रहा था। और ऑस्ट्रिया जब हार गया, ऑस्ट्रिया के हारने से ऑस्ट्रिया जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? कमज़ोर। यानी धीरे धीरे वो जो शक्तिशाली राष्ट्र था वो क्या होने लगा? धीरे धीरे कमज़ोर राष्ट्र होने लगा। इस प्रकार से इटली के एकीकरण में काबूल को धीरे धीरे और क्या होने लगा? हौसला मिलने लगा। इस प्रकार से जब ऑस्ट्रिया हारा तो इसके बीच में अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में एक संधि हुई, जिसे पेरिस की संधि कहते हैं। इसमें काउंट काबूल को भी क्या किया गया? काउंट काबूल को भी बुलाया गया। काउंट काबूल ने भी उसमें भाग लिया। यानी एक तो फ्रांस था, दूसरा ऑस्ट्रिया, दोनों के शासक आए और साथ साथ सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो काउंट काबूल था वो भी सम्मेलन में क्या हुआ? भाग लिया, संधि में भाग लिया, जिसे कहते हैं पेरिस की संधि। वो शांति के लिए बनाया गया। इसमें हम लोग समझेंगे, तब तक इसे आप लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं इटली का एकीकरण का दूसरा चरण देख रहे हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से काबूल ने क्या क्या किया। तब तक इसे आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे। क्रीमिया युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी क्रीमिया युद्ध के समाप्ति पर कौन सा संधि हुआ था? पेरिस की संधि हुआ। पेरिस संधि में फ्रांस, पिडमॉन्ट यानी सार्डिनिया पिडमॉन्ट और ऑस्ट्रिया, हम लोग जानते हैं क्रीमिया का युद्ध किसके बीच में हुआ? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में। लेकिन फ्रांस के साथ जो पिडमॉन्ट का जो प्रधानमंत्री था काबूल, वो क्या कर चुका था? दोस्ती कर चुका था। तो फ्रांस के बिना बुलाए काबूल क्या किया? फ्रांस के युद्ध में सहयोग करने आ गया अपना सेना लेकर। और फ्रांस और पिडमॉन्ट यानी दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया को क्या किया? बुरी तरीक़ा से हराया। अब ऑस्ट्रिया जब बुरी तरीक़ा से हार गया तो उसी को सुलझाने के लिए पेरिस संधि किया गया। और तीनों जो राष्ट्र थे यानी तीनों जो देश था वो आपस में मिलकर क्या किए? एक संधि किए। इसी समय
क्या हुआ कि फ्रांस और पिडमोंट का जो प्रधानमंत्री था यानी काबूल और नेपोलियन तृतीय के बीच एक संधि हुआ, और एक संधि यह हुआ कि नीस और सेवाय जो दो रियासत था, कहाँ का रियासत था, इटली का, वो फ्रांस को देने का वादा किया। कौन? काबूल कहा कि आप जिस प्रकार से हम आपको युद्ध में सहायता किए हैं उसी प्रकार से आगे चलकर अगर ऑस्ट्रिया हम पर हमला करेगा यानी पिडमोंट पे हमला करेगा तो फ्रांस को भी क्या करना पड़ेगा, ऑस्ट्रिया के खिलाफ यानी युद्ध लड़ना पड़ेगा। किसके साथ लड़ना पड़ेगा? पिडमोंट के खिलाफ। यही हुआ। आगे चलकर यह हुआ कि 1859-60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पिडमोंट की सीमा पर क्या हुई, विवाद होने लगी। यानी ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया, यहाँ जो ऑस्ट्रिया था, यहाँ पे जो पिडमोंट था, इन दोनों में क्या होने लगा, विवाद होने लगा, सीमा विवाद होने लगा। और सीमा विवाद होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे युद्ध आरंभ हो गया। क्या हो गया? युद्ध आरंभ, यानी युद्ध होने लगा। यही होने लगा। और यहाँ पे जो नेपोलियन क्या था, काबूल से संधि किया था कि अगर किसी प्रकार से तुम पर अगर ऑस्ट्रिया हमला करेगा, किस पर, पिडमोंट पे, तो फ्रांस क्या करेगा, आपको संरक्षण देगा, यानी आपको बचाने का काम करेगा। यही हुआ। इटली का और फ्रांस का यानी दोनों सेना मिल गए। यानी फ्रांस का कौन था, नेपोलियन तृतीय, ये क्या किसका अभी सहायता करने आया, काबूल को सहायता करने आया। क्यों? क्योंकि काबूल जो था वो क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस के बिना बुलाए क्या हुआ था, आकर फ्रांस को क्या किया था, ऑस्ट्रिया से हारने से बचाया था। इस प्रकार से इसलिए फ्रांस भी क्या किया, संधि के तहत आकर किसको साथ दिया, इटली के साथ दिया। और फ्रांस और इटली की सेना एक होकर किससे युद्ध किए, ऑस्ट्रिया से युद्ध किए, ऑस्ट्रिया की सेना से युद्ध किए। तो ऑस्ट्रिया की जो सेना थी वो बुरी तरीके से क्या हुई, हार गई। किससे? फ्रांस और इटली की सेना से। और फ्रांस और इटली की सेना से जब ऑस्ट्रिया हार गई तो ऑस्ट्रिया के जो बड़े बड़े जो एक तरह से राज्य थे, जैसे लोम्बार्डी था और वेनेसिया, इसमें लोम्बार्डी पर पिडमोंट ने क्या किया, कब्जा कर लिया। यानी काबूल ने लोम्बार्डी यानी ऑस्ट्रिया के जो सबसे अच्छे राज्य था, बड़ा राज्य लोम्बार्डी, उस पर कौन कब्जा कर लिया, पिडमोंट कब्जा कर लिया। और वेनेसिया को जीतने के बाद फ्रांस जो था वो अपना सेना क्या किया, बुला लिया। यानी अब वो इटली को अकेले युद्ध में छोड़ दिया और अपने सेना को बुला लिया, क्योंकि फ्रांस के देश में लोगों ने विद्रोह करने लगे नेपोलियन तृतीय के खिलाफ कि तुम दूसरे देश के में अपना सेना क्यों भेज रहे हो लड़ने के लिए, इस प्रकार से। तो इसलिए नेपोलियन तृतीय ने ये वेनेसिया पर विजय प्राप्त करने के बाद फ्रांस सेना वापस बुला ली, इस प्रकार से। और इसी के साथ 1861 ईस्वी में रोम को छोड़कर बाकी सभी जो राज्य थे या सभी छोटे छोटे रियासत थे, जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब क्या हो गए, इटली में मिल गए। इस प्रकार से जो इटली 3 भागों में बटा हुआ था, यानी उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली। ये जो ऊपर वाला इटली था यानी उत्तरी इटली और मध्य इटली, दोनों का एकीकरण लगभग हो चुका था। और किसने किया था, काबूल ने किया था। लेकिन जो अभी भी दक्षिणी इटली था यानी दक्षिण इटली का दक्षिणी भाग, उसका एकीकरण करना भी बाकी था। इसलिए अब दक्षिणी इटली का एकीकरण करने के लिए हम लोग एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था गैरीबाल्डी। तब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से गैरीबाल्डी ने आकर इटली के दक्षिणी भाग यानी दक्षिणी इटली का एकीकरण क्या किया, पूरा कर इटली का एक संपूर्ण एकीकरण किया था। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इतना आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं गैरीबाल्डी के बारे में। किसके बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी के बारे में समझते हैं कि गैरीबाल्डी ने क्या क्या किया कि जिससे इटली का एकीकरण संभव हो सका। सबसे पहले समझते हैं गैरीबाल्डी जो था, गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली यानी जो इटली का दक्षिणी भाग था, दक्षिणी इटली का एकीकरण करना चाहता था। किसके द्वारा, सशस्त्र क्रांति मतलब शस्त्र के द्वारा क्रांति करके, और लोग क्या करें, जो राजतंत्र के जो लोग हैं उनको क्या करें, उनको मार कर या उनके द्वारा किसी प्रकार विद्रोह कर क्या करना चाहिए, क्रांति करना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, सशस्त्र क्रांति कहते हैं। गैरीबाल्डी का जो पेशा था वो पेशे से क्या था, नाविक था, यानी नाव चलाने वाला व्यक्ति था। कौन, गैरीबाल्डी मेजनी के विचारों से बहुत ज़्यादा क्या था, प्रभावित था। यानी मेजनी के विचारों का समर्थन था, यानी मेजनी की बात को ये क्या करता था, बहुत माना करता था। जो मेजनी कहा करते थे कि क्या जिस प्रकार से इटली का एकीकरण कैसे किया जाए, उनके बातों से बहुत ज़्यादा क्या था, प्रभावित था। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र सेना बनाकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर क्या किया, यानी दक्षिणी इटली का जो प्रांत थे सिसिली और नेपल्स, उन पर आक्रमण कर दिया। कौन, गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स को जीतकर क्या किया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया। अब बताइए विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था, ये था
सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो इटली का सबसे बड़ा क्षेत्र था यानी विकसित क्षेत्र था, वहाँ के शासक था विक्टर इमैनुअल। इस प्रकार से इटली का एकीकरण लगभग हो चुका था। सिसिली भी मिल चुका था, नेपल्स भी मिल चुका था। किसमें? इटली में। यानी अधिकतर जो प्रांत थे इटली के वो लगभग मिल चुके थे। परमा ये सब बताए थे। सिसिली, नेपल्स, जो मोडेना था, टस्कनी था, ये सब सभी मिल चुका था। 1862 में हुआ, ये सब तो मिल गए, सिसिली, नेपल्स ये सब। लेकिन 1862 ईस्वी में जो विक्टर इमैनुअल के जो प्रधानमंत्री थे, कौन? जो काबुर था, यानी काबुर जो थे, जो इटली के जो लगभग 90% एरिया को एकीकरण कर चुके थे, उनका 1862 ईस्वी में काबुर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाता है, यानी काबुर मर जाता है। कब? 1862 ईस्वी में। और यह जो था इटली का पूर्ण एकीकरण नहीं देख पाया था, कौन? काबुर। क्योंकि इटली का पूर्ण एकीकरण होने से पहले ही क्या हो चुका था? काबुर मर चुका था। लेकिन काबुर ने इटली के उत्तरी भाग और मध्य भाग को क्या किया था? इटली के जो मध्य भाग थे और उत्तरी भाग था उसका एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? काबुर का था। लेकिन काबुर के किसी अचानक से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता। कब? 1862 ईस्वी में। लेकिन 1870-71 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच क्या हो जाता है? युद्ध छिड़ जाता है। कब? 1870 और 71 के बीच फ्रांस और प्रसा में युद्ध छिड़ जाता है। हम लोग जब जर्मनी का एकीकरण देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रसा जो था वो बहुत ही शक्तिशाली प्रांत था जर्मनी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। इटली, ये तो अभी पढ़ रहे हैं इटली के एकीकरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में, उसके में हम लोग देखेंगे प्रसा के बारे में समझेंगे। अभी समझिए कि फ्रांस और प्रसा में क्या हो जाता है? 1870-71 ईस्वी में युद्ध छिड़ जाता है। जब 1870-71 में फ्रांस और प्रसा में युद्ध छिड़ जाता है तो फ्रांस का जो राजा था वो क्या होता है? प्रसा से युद्ध करने चल जाता है। इसी समय विक्टर इमैनुअल जो था इसका फ़ायदा उठाकर और देखता है कि अब जो रोम है, रोम यानी जिस पर पोप का शासन था, वो देखता है कि अब पोप को बचाने वाला जो फ्रांस था वो अब क्या कर रहा है? दूसरे से युद्ध कर रहा है, यानी वो दूसरे में व्यस्त है। इसी के फ़ायदा उठाकर विक्टर इमैनुअल क्या करता है? रोम पे आक्रमण कर देता है। किस पर आक्रमण कर देता है? रोम। रोम क्या था? इटली का राजधानी था। इटली की राजधानी रोम पर आक्रमण कर देता है। कौन? विक्टर इमैनुअल। और इस समय जब रोम पर आक्रमण करता है, जब पोप आक्रमण कर देता है, तो जो पोप होता है, जो रोम पर शासन कर रहा था, वो छुप कर मतलब डर के एकदम कहाँ चल जाता है? वेटिकन सिटी के किले में जाकर बंद हो जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, हमको मार दे। इस प्रकार से पोप बहुत ज़्यादा डर जाता है। और इस प्रकार से जब पोप डर कर वेटिकन सिटी में छिप जाता है तो विक्टर इमैनुअल ने क्या करता है कि जो रोम था इटली की राजधानी, वहाँ पर जाकर और इटली के एकीकरण कर क्या करता है? अपना घोषणा कर देता है कि 1831 में इटली का एकीकरण हो गया है। इस प्रकार से हम लोग समझे कि इटली का एकीकरण क्या हुआ? संपन्न हुआ। आप लोग को इटली का एकीकरण का पूरा समझ में आ गया कि इटली का एकीकरण किस किस प्रकार से हुआ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तब तक अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।